हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको इस वीडियो की बिल्कुल समझ नहीं आएगी अगर आपने इस वीडियो के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ बेल आइकन को बजा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पिछली वीडियो में हमने जहां से छोड़ा था बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करते हैं। 3.8 बिलियन ईयर्स पहले मार्स का मैग्नेटिक कोर इनएक्टिव होने लगा। इस प्लेनेट ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड, अपनी एटमॉस्फेयर और सरफेस पर मौजूद लिक्विड वाटर को गवा दिया, जिससे मार्शंस बैक्टीरिया के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया। लेकिन क्या ये वाकई मार्शंस लाइफ का अंत था? लाइफ बहुत टेनिशियस होती है, इतने जानलेवा बदलाव के बाद भी ये सरवाइव कर सकती हैं और ये आज भी वहाँ हो सकते हैं। ऐसे में मार्शंस लाइफ को जमीन में और गहराई तक जाना था। इस प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में शायद इसे लिक्विड वाटर का कोई सोर्स मिल गया होगा, और अगर ऐसा है तो क्या मार्शंस आज भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे? 1960 से ही रोबोटिक प्रॉब्स और लैंडर्स मार्स के सरफेस पर लाइफ के साइंस ढूंढते रहे, पर क्या ये सही जगह पर खोज करते रहे? अगर मार्शंस लाइफ की चौथी जनरेशन आज भी जिंदा है तो कई साइंटिस्ट को लगता है कि इसे जमीन में काफी गहराई पर ढूंढना पड़ेगा। मार्स की सरफेस के नीचे शायद लाइफ के लिए जरूरी सभी कंडीशंस मौजूद हो। वहाँ शायद लिक्विड वाटर हो और वहाँ शायद इंटेंस रेडिएशन से बचाव भी हो जो सरफेस पर झेलनी पड़ती है। मार्शंस लाइफ को ढूंढने के लिए जमीन के नीचे मौजूद सबसे अच्छी जगहों को लेकर साइंटिस्ट की राय एक नहीं है। लेकिन अगर जेनी रेडेबा मार्स पर होती तो वो सबसे पहले नजदीकी सैंड ड्यून्स तक जाकर वहाँ खुदाई शुरू कर देती। आप देख सकते हैं कि सरफेस के ठीक नीचे रेत गीली है। ये लाइफ के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट हो सकती है। प्लेनेट पर मौजूद ड्यून्स वाले हिस्से वाकई स्पेशल लोकेशन होते हैं। ये किसी प्लेनेट के सबसे एक्टिव हिस्सों में से एक होते हैं। बहती हुई हवा रेत को यहाँ पूरी लैंडस्केप में फैला देते हैं और रेत एक तरह से एनवायरनमेंट को अपने नीचे सेफ रखती है। आज के सबसे सूखे रेगिस्तान भी सैंड ड्यून्स और इंटरड्यूस के बीच में आपको पानी मिल जाएगा जो जमीन में गहराई पर मौजूद स्प्रिंग से ऊपर तक पहुँच जाता है और इसी से लाइफ पैदा होती है और बढ़ती है। और अगर आप इनके तलों में खोदते जाएंगे तो हो सकता है आप वाटर टेबल तक पहुंच जाए, और अगर आप मार्स की वाटर टेबल तक पहुंच जाते हैं तो वहां आपको लाइफ के लिए जरूरी सभी कंडीशंस मिल जाएंगे। रेगिस्तान में मार्शंस लाइफ को खोद कर ढूंढ निकालना एक ऑप्शन है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट के आइडिया एकदम अलग होते हैं। अगर मुझे मार्स पर लाइफ को ढूंढना हो तो मैं जाऊंगी किसी लावा ट्यूब के पास। लावा ट्यूब बनते हैं पुराने वोल्केनो से। आज ये डीप टनल की शक्ल में नजर आती है। ये रेडिएशन से सेफ हो और मार्स के बेरहम क्लाइमेट से भी बचती हैं। हम मार्स पर किसी लावा ट्यूब में तो कभी नहीं गए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसमें लिक्विड वाटर हो। ये हमेशा थोड़ा बहुत प्रेशर झेलती रहती हैं। इन पर काफी मटेरियल मौजूद होता है क्योंकि ये अंडरग्राउंड है, इसीलिए इन पर एडिशनल प्रेशर होता है। ये थोड़ा ज्यादा गर्म हो सकती है क्योंकि मार्स पर अभी भी कुछ न कुछ इंटरनल हीट होगी। हालांकि ये अर्थ के मुकाबले ज्यादा तेजी से ठंडा होता है, तो इस एनवायरनमेंट में कुछ मॉइस्चर हो सकता है, थोड़ी गर्मी हो सकती है। आप रेडिएशन से बच सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई मार्शंस माइक्रोब यहाँ बहुत खुश रहेगा। मार्स पर लाइफ को ढूंढना इंसान के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा होगा, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। कहीं हम अनजाने में एक और एक्सटेंशन इवेंट की शुरुआत तो नहीं कर देंगे। इंसान अर्थ पर लाइफ की एक्सटेंशन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार रहा है। तो दिलचस्प क्वेश्चन ये है कि कहीं हम मार्स पर भी ऐसा ही कुछ आफत की शुरुआत नहीं कर दें। अगर हम किसी दिन ह्यूमंस मार्स तक पहुंच गए तो हम वहाँ इनवेजिव स्पीशीज होंगे। अगर वहाँ किसी जगह कोई मार्शंस लाइफ हुई तो शायद हम इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो मार्स पर जो भी लाइफ मौजूद है इसे प्रिजर्व करना हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉब्लम हमारी वजह से नहीं है, ये है हमारी बॉडी के अंदर और इसके बाहर रहने वाले बग्स की वजह से है। किसी एवरेज ह्यूमन की बॉडी पर 20 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम मार्स पर जाते हैं तो हम अपने इन छोटे साथियों को भी अपने साथ ले जाएंगे। इनमें से कोई भी बग्स मार्शंस लाइफ के लिए एक जानलेवा कंपेटिटर साबित हो सकता है। मार्स रोवर्स को बग फ्री रखना आसान है, लेकिन एस्ट्रोनॉट को क्लीन रखना एक बिल्कुल ही अलग बात है। हम अपने स्पेस क्राफ्ट को कम से कम 50 घंटों तक 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं ताकि मार्स का कंटेमिनेशन ना हो, लेकिन स्पेस क्राफ्ट की तरह ह्यूमंस इतना टेम्परेचर नहीं झेल सकती। जब तक हम अपने एस्ट्रोनॉट को बग फ्री रखने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेते, तब तक मार्शंस को नुकसान पहुंचाने के लिए रोबोट्स के जरिए मार्स को एक्सप्लोर करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर हमारी रोबोट्स ने आखिरकार इस लाइफ को ढूंढ लिया तब क्या होगा? मार्शंस आखिर दिखते कैसे होंगे? यहाँ अर्थ पर डीएनए वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें लाइफ की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, लेकिन पता नहीं कि क्या दूसरी जगहों पर भी ऐसा ही होता होगा। मार्स पर ऐसा कोई एविडेंस
ढूंढने से हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और क्या ये पॉसिबल है? क्या मार्शंस हमसे अलग तरह के होंगे? क्या वो एक अलग मटेरियल से बने होंगे? क्या इनकी बायोकेमिस्ट्री अलग होंगी? या फिर वो शॉकिंगली हमसे फेमिलियर होंगे? कुछ साइंटिस्ट को लगता है कि सबसे शुरुआत ही मार्शंस लाइफ शायद मार्स पर रही ना हो। ये सोचना ज्यादा अजीब नहीं होगा कि लाइफ मार्स से कहीं और चली गई होगी या मार्स से अर्थ पर आती जाती रही हो। क्या मार्शंस हमारे प्लेनेट पर भी लाइफ की शुरुआत कर सकते थे? हो सकता है मार्शंस मरे ना हो सकता है कि मैं वो मार्शंस हूँ, हो सकता है आप मार्शन हो। हमने मार्स तक एक रोबोट आर्मी भेजी है और इससे जो मिला है वो सरप्राइजिंग है। हो सकता है वहाँ लाइफ मौजूद रही हो, वो भी मार्शंस की अलग अलग जनरेशन की शक्ल जो खतरनाक एक्सटेंशन इवेंट्स के बावजूद पैदा हुई हो। मार्स की सरफेस के नीचे लाइफ अभी भी मौजूद हो सकती है। एक और पॉसिबिलिटी है जो सचमुच की बहुत सरप्राइजिंग है। मार्शन सिर्फ मार्स पर ही छुपे हुए नहीं हैं, वो तो यहाँ अर्थ पर भी खूब पल फूल रहे हैं। हम किसी और प्लेनेट से हो सकते, हम लाइफ फॉर्म की तरह पहले ही ट्रैवल करके 2 प्लेनेट पर रह चुके हो, एक स्पीशीज के तौर पर नहीं, पर हो सकता है हमारे इंसेस्टर दूसरे प्लेनेट से आए हो। और ये बात माइंड ब्लोइंग है, हमारे इंसेस्टर्स मार्शंस हो सकते हैं। एक पुरानी थ्योरी पैंसपर्मिया से जुड़ा एक नया आइडिया हो सकता है। इस थ्योरी के मुताबिक अर्थ पर लाइफ तभी शुरू हुई जब एलियन बैक्टीरिया से भरा एक स्पेस रॉक अर्थ पर गिरा। और आज हमें नजर आने वाली हर चीज जिसमें हम भी शामिल हैं, इन्हीं कॉस्मिक बैक्टीरिया से इवॉल्व हुई हो। पैंसपर्मिया का आइडिया यूं तो कई सेंचुरियों से मौजूद है, लेकिन जब साइंटिस्ट को पता चला कि अर्थ पर लाइफ पास्ट की तरफ 4 बिलियन ईयर्स पहले सस्टेन्ड एस्टेरॉयड अटैक के अंत वाली दौर में लौट सकती है, तो इसे फिर से बढ़ावा मिला और इसे कहा गया लेट हैवी बम्बार्डमेंट। आउटर सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, कॉमेट, एस्टेरॉयड एक्सेट्रा। ये इनर सोलर सिस्टम में आती है और प्लैनेट से टकराती हैं। पुरानी सोच ये कहती है कि अर्थ से टकराने वाली चीजें वो बचा कुचा मलबा थे जो सोलर सिस्टम के बनने के बाद बच गया था। लेकिन एक कंट्रोवर्शियल आइडिया ये है कि ये स्पेस रॉड असल में मार्स से टकराए थे, जो बोरियलिस बेसन इम्पैक्ट के बाद उड़े थे। जब एक बड़ी सी चीज मार्स से टकराई थी, इस चीज की टाइमिंग बोरियलिस बेसन इम्पैक्ट से अच्छी तरह मेल खाती है। अगर आप कैलकुलेट करें कि स्पेस में कितना मलबा उड़ा होगा और अब ये इवेंट कब हुई होगी, तो मार्शन जियोलॉजिक रिकॉर्ड के मुताबिक ये लेट हैवी बम्बार्डमेंट से मेल खाती है। ये हो सकता है कि बोरियलिस बेसन फार्मिंग इम्पैक्ट का मलबा अर्थ पर आकर बसा हो और इससे लेट हैवी बम्बार्डमेंट हुआ हो। ये बस एक अंदाजा है, हम पक्के तौर पर इस बारे में नहीं जानते, लेकिन ऐसे इवेंट का होना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो क्या बोरियलिस इम्पैक्ट की वजह से बहुत छोटे मार्शन स्पेस पर उड़कर अर्थ तक पहुंचे थे? ये बात अजीब लगती है, लेकिन साइंस के पास एविडेंस है। हम जानते हैं कि सिंपल लाइफ काफी टफ होती है, ये स्पेस के कोल्ड वैक्यूम में भी सरवाइव कर जाती है। और बोरियलिस इम्पैक्ट की टाइमिंग भी अर्थ पर शुरुआती ऑर्गेनिज्म के पनपने के टाइम से मेल खाती है। हम ये जानते हैं कि ये मार्स से निकलने वाली रॉक्स अर्थ तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज भी अर्थ पर लैंड करते रहते हैं। हमारे पास ऐसे मीटेरॉइड है जो 100% मार्स के टुकड़े हैं। ये ह्यूज कोलिजन के दौरान मार्स से टूटकर अर्थ पर आ गिरे थे। मार्शंस की 4 अलग अलग जनरेशन, इनमें से हर एक को एक अलग अलग तरह की प्लानिटरी कैटास्ट्रोफी भी झेलनी पड़ी, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद मार्शंस आज भी जिंदा हो सकते हैं। शायद ये अर्थ पर पल फूल रहे हैं। अगर लाइफ इतनी ही ब्रेव हो सकती है कि वो खत्म होने के बाद फिर से बार बार वापस आती रहे, तो इससे मैं लाइफ की इवोल्यूशन के लिए काफी होपफुल हूँ। इसे पता चलता है कि बेशक इंडिविजुअल्स नाजुक है, लेकिन लाइफ अपने आप में टफ है, वो नाजुक नहीं है। तो गाइस, फिलहाल तो हम बस स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, जब तक कि फ्यूचर जनरेशन के हाथों एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का पहला सैंपल ना लग जाए। इससे सब कुछ बदल जाएगा। हमें एक और एग्जाम्पल मिल जाएगा कि लाइफ कैसे शुरू हुई और कैसे काम करती है। और अगर ऐसी कोई चीज़ जिंदा भी है तो वो कभी ना कभी तो थी। यूनिवर्स कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।